राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन दूर देश से एक धनी व्यापारी आया। व्यापारी के साथ में एक बड़ा सा सुंदर सा डिब्बा था, जिसे देखते दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। सभी सोचने लगे कि आखिर इस डिब्बे में है क्या। व्यापारी ने राजा को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपकी प्रसिद्धि और आपके बुद्धिमान दरबारियों की चर्चा सुनकर यहाँ तक आया हूँ। आपके दरबार में एक विशेष भेंट लेकर आया हूँ, लेकिन इसमें एक चुनौती भी छिपी हुई है। यदि आपके दरबार में कोई इस चुनौती को पूरा कर सके तो ये मेरा सौभाग्य होगा। राजा कृष्णदेव राय ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो दिलचस्प होगा, बताओ तुम्हारी चुनौती है क्या। व्यापारी ने डिब्बा खोला और उसमें से 3 खूबसूरत बारीक नक्काशी वाले गुड्डे निकाले। वे देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। इतनी सुंदरता से बनाए गए थे कि हर किसी की नज़रें उन पर टिक गईं। व्यापारी ने गुड्डों को राजा के सामने रखते हुए कहा, महाराज, ये 3 गुड्डे एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन तीनों में एक गहरा भेद है। ये भेद केवल एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है। मैं चाहता हूँ कि आपके दरबार के बुद्धिमान लोग इस भेद को पहचानें। राजा कृष्णदेव राय ने तीनों गुड्डों को गौर से देखा। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की झलक थी, लेकिन उन्हें कुछ विशेष नहीं दिखा। उन्होंने अपने दरबार के विद्वानों और मंत्रियों की ओर मुड़कर पूछा, क्या आप में से कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है? दरबार में उपस्थित सभी मंत्री, विद्वान और अन्य दरबारी एक एक करके गुड्डों का निरीक्षण करने लगे। उन्होंने गुड्डों को हर तरफ से देखा, छुआ और कुछ तो उन्हें हिलाने डुलाने भी लगे, लेकिन कोई भी अंतर समझ नहीं सका। सभी के चेहरों पर निराशा छा गई थी। तभी राजा ने दरबार में बैठे तेनालीराम को देखा, जो पूरी बात सुनते हुए मुस्कुरा रहे थे। राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनाली, तुम इस चुनौती को लेना चाहोगे? तेनालीराम ने सिर झुकाकर राजा का अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं इस रहस्य का हल निकालने का प्रयास करूंगा। तेनालीराम ने तीनों गुड्डों को ध्यान से देखा। पहले गुड्डे को उठाकर उसने उसका हर हिस्से से बारीकी से निरीक्षण किया। थोड़ी देर बाद उसने गौर किया कि गुड्डे के एक कान में एक छोटा सा छेद था। उसने इस छेद को अच्छी तरह से देखा और सोचा कि शायद यही इस गुड्डे का रहस्य हो। उसने दूसरे गुड्डे को भी ध्यान से देखा। दूसरे गुड्डे के कान में भी एक छोटा सा छेद था, लेकिन ये थोड़ा अलग जगह पर था। तीसरे गुड्डे में भी कान के पास ही एक छोटा सा छेद था। तेनालीराम को अंदाजा हुआ कि इन छेदों का ही इस पहेली से कुछ संबंध हो सकता है। उसने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, मुझे एक पतली तार की आवश्यकता होगी ताकि मैं इन गुड्डों का परीक्षण कर सकूं। राजा ने तुरंत आदेश दिया और एक पतली तार लाई गई। तेनालीराम ने पहले गुड्डे को उठाया और उसके एक कान में तार को धीरे धीरे डाला। तार गुड्डे के दूसरे कान से बाहर निकल आई। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, ये पहला गुड्डा उन लोगों का प्रतीक है जो बातें सुनते हैं लेकिन उन्हें समझने या याद रखने की कोशिश नहीं करते। एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। इन पर बातें कोई प्रभाव नहीं डालती। राजा और दरबारी तेनाली की बात सुनकर सहमत हुए। तेनाली ने अब दूसरे गुड्डे की ओर रुख किया और उसी प्रकार उसका भी निरीक्षण करने लगे। उसने इस बार तार को दूसरे गुड्डे के कान में डाला तो गुड्डे के मुंह से वो तार बाहर निकल आई। तेनालीराम ने कहा, महाराज, ये दूसरा गुड्डा उन लोगों का प्रतीक है जो बातों को सुनते ही दूसरों के सामने कह देते हैं। ये लोग गोपनीयता नहीं रख सकते और हर बात को तुरंत बाहर निकाल देते हैं। ऐसे लोग अपने राज्य को या दूसरों के राज्य को संभाल नहीं सकते। अब सबकी दिलचस्पी तीसरे गुड्डे में बढ़ गई थी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, और ये तीसरा गुड्डा क्या बताता है?
तेनालीराम ने तीसरे गुड्डे को उठाया और उस पर ध्यान से नजर दौड़ाई। उसने तार को तीसरे गुड्डे के कान में डाला और देखा कि तार उसके अंदर ही अटक गई, वो बाहर ही नहीं निकली। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, ये तीसरा गुड्डा उन लोगों का प्रतीक है जो बातें सुनते हैं परंतु उन्हें अपने दिल में छुपा लेते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं जो हर सुनी हुई बात का महत्व समझते हैं और ज़रूरी बातों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। ये सबसे भरोसेमंद और समझदार लोग होते हैं। राजा कृष्णदेव राय तेनाली की बातों से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तेनाली की चतुराई की सराहना की और कहा, तेनाली, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। तुमने न केवल इस रहस्य को हल किया बल्कि हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी है। ये वास्तव में जीवन का सत्य है कि सभी बातें सबके लिए नहीं होती। बुद्धिमान वही है जो सही समय पर सही बात को सही स्थान पर ही रखता है। व्यापारी भी तेनालीराम के इस विश्लेषण क्षमता को देखकर हैरान रह गया था। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके दरबार में तेनालीराम जैसे व्यक्ति का होना वास्तव में आपके साम्राज्य की शान है। मैं इन गुड्डों का रहस्य समझने के लिए यहाँ आया था और मुझे लग रहा था कि कोई भी इसे नहीं समझा पाएगा, परंतु तेनालीराम ने इसे इतनी सहजता से समझा लिया। ये उनकी असाधारण बुद्धिमानी का प्रतीक है। राजा कृष्णदेव राय ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को सोने की मुद्राओं से भरा हुआ एक थाल भेंट कर दिया। उन्होंने कहा, तेनाली, तुम्हारी समझ और विवेक से दरबार को नई दिशा मिलती है। ये पुरस्कार तुम्हारी बुद्धिमानी के प्रतीक के रूप में है। तेनालीराम ने राजा का धन्यवाद किया और मुस्कुराते हुए भेंट स्वीकार कर ली। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय के बगीचे में बेहतरीन नस्ल के बैंगन उगे हुए थे। इन बैंगनों का आकार और स्वाद अद्वितीय था। महाराज ने तय किया कि इन बैंगनों को अपने दरबारियों को दावत पर बुलाकर पेश करेंगे। उन्होंने बावर्ची को आदेश दिया कि इन बैंगनों का भरता बनाया जाए ताकि उनके स्वाद का हर कोई कायल हो जाए। जब दरबार में सभी दरबारी बैठकर भरता खाने लगे तो सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, वाह क्या स्वाद है, ये तो हम कभी नहीं भूलेंगे। महाराज ने भी भरते की तारीफ की और कहा, बिल्कुल, ये बैंगन तो सच में अद्वितीय हैं। तेनालीराम, जो हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहते थे, ने घर लौटकर अपनी पत्नी से भरते की खूब तारीफ की। तेनालीराम ने कहा, इतनी स्वादिष्ट सब्जी मैंने पहले कभी नहीं खाई। मुझे तो लगता है कि अगर आप भी ये बैंगन खाएं तो आप भी तृप्त हो जाएंगी। पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, अगर ये बैंगन इतने अच्छे हैं तो मुझे भी वही बैंगन का भरता चाहिए। तेनालीराम चौंक गए। उन्होंने समझाया, ये बहुत ही जोखिम भरा काम है। अगर महाराज को पता लग गया कि हम उनके बागान से बैंगन चुरा लाए हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। लेकिन उनकी पत्नी ने जिद पकड़ ली थी। मैंने सुन लिया है कि बैंगन बहुत स्वादिष्ट हैं, तो मुझे अब वही चाहिए। तेनालीराम सोच में पड़ गए। उन्हें अपनी पत्नी को खुश करने का एक तरीका निकालना था, लेकिन उन्होंने इस बात को भी समझा, यदि वे बैंगन चुराएंगे तो महाराज की नज़रों से बच पाना मुश्किल होगा। फिर भी वो घर की शांति के लिए तय कर गए कि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने देर रात को एक योजना बनाई। वे चुपके से बगीचे में गए जहाँ बैंगन उगे हुए थे। उन्होंने धीरे धीरे कुछ बैंगन तोड़े और अपनी चादर में बांधकर घर ले आए। उनकी पत्नी ने बैंगन का भरता तैयार किया और स्वाद चखा। वो खुश हो गई और बोली, वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने बताया था। अब तेनालीराम की पत्नी ने तय किया कि वो अपने बेटे को भी ये स्वादिष्ट भरता खिलाएंगी। तेनालीराम को ये सुनकर चिंता हुई। उन्होंने पत्नी को समझाया, ये छोटा बच्चा है,
अगर उसने किसी को कुछ कह दिया तो हमारी चोरी का राज खुल जाएगा। लेकिन पत्नी ने कहा, नहीं, वो कुछ नहीं कहेगा, तुम चिंता मत करो। पत्नी ने बेटे को बुलाया और उसे बैंगन का भरता खिलाया। तेनालीराम अब सोचने लगे कि उन्हें कोई तरीका निकालना होगा जिससे बच्चे से पूछा जाए तो वो कुछ भी ना बोले और राज भी ना खोले। रात का वक्त था और तेनालीराम ने एक और तरकीब सोची। उनका बेटा बाहर आंगन में सो रहा था। वो चुपचाप छत पर गए और उन्होंने सोते हुए बेटे पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। बेटा हड़बड़ाते हुए उठ बैठा। तेनालीराम ने झट से कहा, देखो, जमकर बारिश हो रही है, जल्दी से अंदर जाकर सो जाओ, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। बेटा डरकर तुरंत घर के अंदर चला गया और सो गया। तेनालीराम को लग रहा था कि अब कोई भी उनसे पूछेगा तो वो आसानी से बच जाएंगे। उधर महाराज को जब बैंगन की चोरी का पता चला तो उन्होंने ये आदेश दिया कि जो भी चोर को पकड़ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। महाराज के दरबार में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री, जो हमेशा तेनालीराम की चतुराई के कायल थे, ने अब शक करना शुरू किया। उन्होंने राजा से कहा, मुझे तेनालीराम पे शक है, लेकिन तेनालीराम तो बहुत चतुर है। अगर उससे सीधे पूछेंगे तो वो कोई ना कोई बहाना बना देगा। पर उसके बेटे से पूछना आसान होगा। वो छोटा है और बच्चों से अक्सर सच निकल ही आता है। महाराज ने प्रधानमंत्री की बात पर सहमति जताई और कहा, ठीक है, उसको बुलाओ और हम देखेंगे कि बच्चा क्या कहता है। तेनालीराम का बेटा दरबार में आया। प्रधानमंत्री ने उससे पूछा, बच्चे बताओ, कल रात तुमने कौन सी सब्जी खाई थी? बच्चे ने तुरंत बोला, बैंगन का भरता। तेनालीराम तुरंत बोला, बिल्कुल नहीं, ये तो बच्चा है, कुछ भी बोलता है। वो तो जल्दी सो भी गया था, शायद उसने सपने में बैंगन का भरता देखा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, बच्चे, हमें सच सच बताओ, कल रात तुमने क्या खाया था? तेनालीराम फिर से बोले, बेटा तुम बताओ, कल रात मौसम कैसा था? बेटे ने उत्तर दिया, कल रात तो बहुत बारिश हो रही थी, मेरे सारे कपड़े भीग गए थे। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना महाराज कि ये कुछ भी बोलता है। कल रात तो मौसम बिल्कुल साफ था। जैसे इसने सपने में बारिश देखी, वैसे ही इसने सपने में ही बैंगन का भरता खाया होगा। प्रधानमंत्री और सभी दरबारी तेनालीराम की चतुराई को देखकर दंग रह गए। उन्होंने तेनालीराम से माफ़ी मांगी और ये साबित हुआ कि वो न सिर्फ चतुर थे, बल्कि हर मुसीबत से बाहर निकलने का तरीका भी जानते थे। महाराज कृष्णदेव राय भी तेनालीराम की चालाकी पर हंसते हुए बोले, तेनालीराम, तुम सचमुच बहुत चतुर हो। तुमने इस मुश्किल को कितनी आसानी से सुलझा लिया। तेनालीराम को इनाम के तौर पर एक विशेष उपहार मिला और दरबार में सभी ने उनके इस बुद्धिमानी के किस्से की खूब सराहना की। एक दिन विजयनगर के दरबार में एक महान विद्वान आया। उसका चेहरा और उसकी पोशाक इस कदर भव्य थी कि उसे देखते ही दरबार में सभी की नज़रें उसकी ओर आकर्षित हो गईं। ये विद्वान दावा कर रहा था कि उसने न केवल भारत के महानतम विद्वानों को हराया था, बल्कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता से हर क्षेत्र में महारत हासिल की थी। वो स्वयं को भारत का सबसे बड़ा विद्वान मानता था और उसकी बातों में घमंड और आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से झलकता था। उसने दरबार में उपस्थित राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, मुझे विश्वास है कि आपके दरबार में कोई भी विद्वान नहीं है जो मुझे पराजित कर सके। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप अपने 8 महान कवियों को भेजें, मैं उनसे हर विषय पर बुद्धि युद्ध करूँगा। राजा कृष्णदेव राय को पहले तो ये सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उनकी जिज्ञासा भी जागी। वे जानते थे कि उनके दरबार में तेनालीराम जैसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।
राजा ने तत्काल अपनी 8 कवियों को बुलाया और उन्हें इस चुनौती का सामना करने का आदेश दिया। बुद्धि युद्ध की शुरुआत हुई। पहले कवि ने अपना ज्ञान प्रस्तुत किया, लेकिन विद्वान ने उसे हरा कर ये साबित कर दिया कि वो किसी भी विषय पर अधिक जानता है। इसके बाद एक सभी कवियों ने अपनी अपनी बारी में विद्वान से मुकाबला किया, लेकिन वे सभी हार गए। हर कवि के पास कोई ना कोई विषय था, लेकिन विद्वान ने उसे इतनी सफाई से हराया कि वो कोई भी उत्तर नहीं दे पाए। राजा का दिल बैठ गया। वो सोचने लगे कि क्या सच में उनका दरबार इस महान विद्वान से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। एक एक करके सभी कवि हार चुके थे और विद्वान को कोई भी सवाल ना रोक पाया था। अब केवल तेनालीराम ही शेष बचे थे। अंत में तेनालीराम की बारी आई। राजा ने उन्हें देखा और उन्हें चुनौती स्वीकार करने का इशारा किया। तेनालीराम ने अपनी आदत के अनुसार शांत और सहज होकर इस चुनौती को स्वीकार किया। वो अपने स्थान से उठे और अपने साथ लाए एक पीले रेशमी कपड़े में लिपटी हुई वस्तु को निकालकर सामने रख दिया। तेनालीराम ने कहा, हे महान विद्वान, आइए हम इस अद्भुत साहित्य पर चर्चा करें जिसका नाम है थिल्का महिस्ता बंधनम। ये वो साहित्य है जिसमें बहुत गहरा ज्ञान और महत्वपूर्ण विषय छुपे हुए हैं। विद्वान ने चौंकते हुए तेनालीराम की बात सुनी और फिर उस वस्तु की ओर देखा जो तेनालीराम ने रेशमी कपड़े में लपेटा हुआ था। वो सोचने लगा, क्या ये कोई नया ग्रंथ है जिसे मैंने अब तक नहीं सुना। उसने फौरन इसका अध्ययन करने की इच्छा जताई। दरबार के अन्य लोग भी हैरान थे कि ये कैसा नया साहित्य है जिसे अब तक किसी ने नहीं सुना। विद्वान ने बिना किसी और विचार के ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तेनालीराम ने रेशमी कपड़ा खोला और सबकी आंखें खुली रह गईं। वो कोई किताब नहीं थी, बल्कि रस्सी से बांधी हुई टहनियों का एक बंडल था। सभी लोग चकित हो गए और तेनालीराम की ओर देखने लगे। ये क्या है? पंडित ने हैरानी जताई। तेनालीराम हंसते हुए बोले, हे महान विद्वान, ये वो साहित्य है जिसे आप ढूंढ रहे थे। ये थिल्का महिस्ता बंधनम है। फिर तेनालीराम ने अपनी बात जारी रखी। आइए मैं आपको इसके अर्थ को और महत्व के बारे में बताता हूँ। थिल संस्कृत में सरसों को कहा जाता है और कष्ट का अर्थ होता है छड़ी। इसलिए तिलकस्थ का अर्थ हुआ सरसों के पौधे की छड़ी। इस रस्सी का उपयोग मुख्य रूप से बैलों को बांधने के लिए किया जाता है। राजा और दरबारियों को अब समझ में आ गया कि तेनालीराम ने बहुत ही चतुराई से विद्वान को धोखा दिया था। तेनालीराम ने अपना ज्ञान दिखाने के लिए शब्दों का खेल किया और विद्वान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये कोई गहरा साहित्य है जो वो नहीं जानता। अब देखिए, तेनालीराम ने जारी रखा, आपने कभी ये सुना था कि बैलों को बांधने के लिए सरसों की छड़ी से बनी रस्सी को महिषा बंधन कहा जाता है। महिषा का अर्थ होता है बैल और बंधना का अर्थ होता है बांधना। इसलिए ये रस्सी महिषा बंधन बन जाती है। सभी लोग अब हंस पड़े क्योंकि वे समझ गए थे कि तेनालीराम ने अपनी समझ और चतुराई का उपयोग कर कर इस विद्वान को पराजित किया था। दरबार में एक हल्की सी मुस्कान फैल गई और सभी ने तेनालीराम की प्रशंसा की। राजा कृष्णदेव राय भी बहुत खुश हुए। उन्होंने तेनालीराम की बुद्धिमता, चतुराई और हास्य का सम्मान किया। राजा ने कहा, हे तेनालीराम, तुम्हारी समझ और मस्ती ने हमारे दरबार को शर्मिंदगी से बचाया। तुम न केवल हमारे दरबार के सबसे महान विद्वान हो, बल्कि तुम्हारी चतुराई और हास्य से ये दरबार सदैव रोशन रहता है। तेनालीराम ने अपनी ओर से विनम्रता से सिर झुका दिया और कहा, महाराज, ये सब आपकी कृपा और आशीर्वाद का परिणाम है। मैं तो बस आपके आदेशों का पालन कर रहा था।
राजा ने तेनालीराम को एक बड़ा इनाम दिया और सबको ये शिक्षा दी कि कभी भी अपने ज्ञान को अति विश्वास और घमंड से ना तो बढ़ावा दे और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को छोटा समझे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ विशेष होता है जो दूसरों से अलग होता है। वो विद्वान पंडित अब शर्मिंदा हुआ और दरबार को छोड़कर चला गया। एक दिन राजा कृष्णदेव राय बहुत ही उदास बैठे हुए थे। राजा कृष्णदेव राय की माँ एक अत्यंत धार्मिक महिला थी। वो दिन रात पूजा करती थीं और हर समय ये सोचती थीं कि वो समाज और विशेषकर ब्राह्मणों के प्रति अपनी श्रद्धा और उद्धार को कैसे व्यक्त करें। राजा की माँ को खास तौर पर आम बहुत पसंद थे। वो हमेशा ये चाहती थी कि उन्हें अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान से आशीर्वाद प्राप्त हो और साथ ही साथ समाज के लिए कुछ अच्छा भी कर सकें। राजा कृष्णदेव राय की माँ का निधन हो गया और राजा बहुत दुखी हुए। वे अपनी माँ के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन राजा कृष्णदेव राय जानते थे कि उनकी माँ की एक आखिरी इच्छा थी जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते थे। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों और पंडितों को बुलाया और उनसे पूछा, मेरी माँ की एक अंतिम इच्छा थी कि ब्राह्मणों को सम्मान देने के रूप में उन्हें पके हुए आम भेंट किए जाए। लेकिन अब आमों का समय खत्म हो चुका है। मुझे बताओ अब मैं उनकी ये इच्छा कैसे पूरी कर सकता हूँ। राजा की बात सुनकर दरबार में एक लालची पंडित ने योजना बनाई और कहा, महाराज, अगर आम नहीं मिल पा रहे हैं तो आप सोने के आम बनाकर दान कर सकते हैं। सोने के आम न केवल मूल्यवान होते हैं बल्कि इससे आपकी माँ की आत्मा को शांति भी मिलेगी। राजा कृष्णदेव राय ने इस सुझाव को तुरंत स्वीकार किया और अगले ही दिन अपने दरबार में सभी पंडितों को आमंत्रित किया। उन्होंने आदेश दिया कि सोने के आम तैयार किए जाएं और दरबार के सभी पंडितों को बांटे जाएं। राजा को ये विश्वास था कि इस दान से उनकी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी और समाज में उनकी माँ की श्रद्धा बनी रहेगी। जब पंडितों को ये सुनने को मिला कि राजा ने सोने के आम दान करने का निर्णय ले लिया है तो वो बहुत खुश हुए। पंडितों को लगा कि ये एक बहुत बड़ा और मूल्यवान दान होगा और उनका मन लालच से भर गया। लेकिन तेनालीराम, जो राजा के सबसे चतुर और समझदार मंत्री थे, ने ये सब सुना और समझ लिया। वे जानते थे कि पंडितों का यह लालच उन्हें कोई अच्छा काम करने नहीं देगा। तेनालीराम ने सोचा कि अब उन्हें इन पंडितों को एक अच्छा सबक सिखाना होगा ताकि वो कभी किसी की अच्छाई का लाभ ना उठा पाए। तेनालीराम ने उन सभी पंडितों को अपने घर पर आमंत्रित किया। सभी पंडित दरबार में एकत्रित हुए और राजा कृष्णदेव राय ने एक एक करके सभी पंडितों को सोने के आम दान में भेंट किए। इसके बाद तेनालीराम ने अपने घर में पंडितों को बुलाया और उन्हें कहा कि वो भी अपनी माँ की अंतिम इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। ये सुनकर पंडित बहुत खुश हुए और उन्होंने तेनालीराम के घर आने के लिए स्वीकृति दे दी। पंडितों ने सोचा कि वो तेनालीराम से भी मूल्यवान वस्तुएं दान करवाएंगे। वे सब पंडित उत्साहित होकर तेनालीराम के घर जाने के लिए तैयार हो गए। जब पंडित तेनालीराम के घर पहुंचे तो उन्हें बड़े आदर के साथ अंदर बुलाया गया और बैठने के लिए कहा गया। पंडितों को कुछ भी अजीब नहीं लगा क्योंकि तेनालीराम का स्वभाव हमेशा नम्र और आदरणीय रहा। लेकिन तभी पंडितों की आंखों के सामने एक अजीब दृश्य हुआ। उन्होंने देखा कि तेनालीराम एक लोहे की पट्टी को गर्म कर रहे थे। पंडित घबराए और सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। तेनालीराम ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरी माँ का निधन गठिए के रोग से हुआ था। वो हमेशा ये चाहती थी कि उनके मृत शरीर को एक विशेष तरीके से सम्मानित किया जाए। उन्होंने मुझे आदेश दिया था
कि मुझे अपनी माँ के पैरों को गर्म लोहे से जलाना चाहिए ताकि उनकी दर्द कम हो सके और उनकी आत्मा को शांति मिले। पंडितों को यह सुनकर घबराहट हुई। वे समझ गए कि तेनालीराम ने उनकी चालाकी पकड़ ली है। वो उनका मजाक बना रहे हैं और उन्हें कोई खास सजा देने के लिए बुलाया गया था। पंडितों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। वे जल्दी जल्दी तेनालीराम से आग्रह करने लगे, नहीं नहीं, हम इस दान को स्वीकार नहीं कर सकते। हम समझ गए हैं कि आप हमें एक सीख सिखाना चाहते थे। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या आपने सोने के आमों को केवल लालच के कारण स्वीकार किया था? क्या सचमुच इस प्रकार के दान से किसी की आत्मा को शांति मिल सकती है, या ये सब आपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया था? ये सुनकर पंडितों ने तेनालीराम को सोने के आम वापस किए और वहां से बिना एक शब्द कहे चले गए। तेनालीराम ने उन आमों को राजा कृष्णदेव राय को सौंप दिया और उन्हें बताया कि पंडितों ने कैसे लालच में आकर ये सोने के आम स्वीकार किए थे। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बुद्धिमता की सराहना की और कहा, तेनाली, तुमने बहुत ही समझदारी से पंडितों को सही राह पर ला दिया। अब मुझे समझ में आ गया है कि दान कभी भी लालच से नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरी माँ की इच्छाओं का सम्मान है और हम इसे सच्चे दिल से करेंगे। इस तरह तेनालीराम ने अपनी चतुराई से पंडितों को तो सबक सिखाया ही और राजा की माँ की अंतिम इच्छा को भी पूरा किया, जिससे सभी को सच्चे दान की महत्वता का एहसास हुआ। विजयनगर राज्य में एक समय ऐसा आया जब चोरों का एक गिरोह शहर के हर कोने में आतंक मचाए हुए था। ये चोर रात के अंधेरे में घरों में घुसकर सोने चांदी के सामान, कीमती आभूषण और नकदी चुरा लेते थे। उनकी चोरी की योजना इतनी निपुण होती थी कि कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाता था। एक एक करके शहर के निवासी परेशान हो गए थे। चोरों का ये गिरोह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और हालात ये हो गए थे कि नगर के मुखिया को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर शक होने लगा था। उसके पहरेदार जो राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, चोरों का कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पा रहे थे। मुखिया का मन उदास था और वो ये सोचकर परेशान था कि इस गिरोह से कैसे निपटा जाए। इसी बीच नगर प्रमुख ने तेनालीराम को याद किया। उसने राजा को सारी बात बताई और राजा से आग्रह किया कि वो तेनालीराम को इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कहे। राजा ने तेनालीराम को बुलाया और उनसे चोरों के गिरोह को पकड़ने के लिए उपाय पूछा। तेनालीराम, तुमसे हमारी उम्मीदें बहुत हैं। नगर प्रमुख ने तेनालीराम से कहा, इन चोरों का गिरोह शहर में दहशत फैलाए हुए है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे कैसे रोका जाए। कृपया हमें इससे छुटकारा दिलाइए। तेनालीराम ने गंभीरता से नगर प्रमुख की बात सुनी और फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि हम इन चोरों को पकड़ सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए एक योजना की ज़रूरत है। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप मेरी योजना पर पूरी तरह से विश्वास करेंगे। राजा ने तेनालीराम की बात मानी और उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी। तेनालीराम ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, हमें एक अफवाह फैलानी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम ये कह दो कि हमारे घर में सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला रखा हुआ है। ये खबर जितनी जल्दी हो सके शहर में फैल जानी चाहिए। तेनालीराम की पत्नी ने बिना देर किए उसकी बात मानी और ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी। जल्द ही ये खबर चोरों तक भी पहुंच गई। चोरों को लगा कि तेनालीराम का घर सच में इतना अमीर है और उन्होंने फैसला किया कि वे उसे लूटने जाएंगे। कुछ दिन बाद एक रात जब तेनालीराम और उनकी पत्नी सोने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें अपने घर के पिछवाड़े में कुछ हलचल सुनाई दी। ये आवाज़ पत्तों की सरसराहट की थी, लेकिन हवा नहीं चल रही थी।
तेनालीराम को तुरंत समझ में आ गया कि चोर उनके घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपनी पत्नी से कहने लगे, प्रिय, ये ठीक नहीं है। हमें अपनी सारी संपत्ति को सुरक्षित रखना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि हम इस सोने को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा देते हैं। चलो इसे कुएं में डाल देते हैं, वो सबसे सुरक्षित जगह है। तेनालीराम की पत्नी उनका इशारा समझ गई और उसने उनका साथ दिया। दोनों ने बड़े ही ध्यान से सोने का थैला उठाया और उसे एक बड़े बक्से में डालकर कुएं में फेंक दिया। अब उन्होंने चोरों को अपना शिकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। चोर भी उनकी योजना सुन चुके थे और जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्होंने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। एक चोर ने कहा, ये बक्सा तो बहुत बड़ा है और भारी लगता है, इसे कैसे बाहर निकालेंगे? दूसरे चोर ने कहा, पहले हम कुएं का सारा पानी निकालते हैं, फिर हम नीचे उतरकर इस भारी बक्से को बाहर निकाल सकते हैं। चोरों ने इस योजना पर सहमति व्यक्त की और पूरी रात कुएं से पानी निकालने में लग गए। वे बहुत बुरे हाल से थक चुके थे, लेकिन जैसे जैसे पानी घटता जा रहा था, उनका उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। आधी रात तक कुएं का पानी लगभग पूरा निकल चुका था। अब सभी चोर नीचे उतरे और बक्सा उठाने लगे। बक्सा काफी भारी था, लेकिन किसी भी तरह से वे उसे बाहर निकालने में सफल हो गए। जब उन्होंने बक्सा खोला तो उनके होश उड़ गए। बक्से में सोने की बजाय केवल पत्थर और चट्टानें पड़ी थी। ये क्या हुआ? एक चोर चिल्लाया। हमने पूरी रात इस बक्से को बाहर निकालने में लगा दिया और ये क्या मिला? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन्हें तेनालीराम की आवाज सुनाई दी। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, साथियों, मेरे पौधों को पानी देने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैं आपकी मेहनत का कुछ इनाम जरूर दूं। ये सुनकर चोर चौंक गए और जब उन्होंने पलटकर देखा कि नगर प्रमुख के पहरेदार उनके चारों ओर खड़े थे, वो समझ गए कि तेनालीराम ने अपनी चालाकी से उनका शिकार बना लिया है। पहरेदारों ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में भेज दिया गया। इस चोरों के गिरोह को पकड़ने की योजना तेनालीराम के एक छोटे से चालाक कदम के कारण पूरी तरह से विफल हो गई थी। नगर प्रमुख और राज्य के लोग तेनालीराम की बुद्धिमानी की सराहना कर रहे थे। उसकी कहानियां पूरे शहर में चर्चित हो गई थी। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने तेनालीराम को अपने दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। एक रात राजा कृष्णदेव राय ने एक अजीब सा सपना देखा। उन्होंने सपने में देखा कि एक शाही जादुई महल हवा में उनकी पूरी शान से तैर रहा है। ये महल सोने और चमकदार पत्थरों से बना था और उसमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। महल के अंदर एक विशाल बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे फूल और खूबसूरत पेड़ लगे थे। हर ओर आभूषणों की चमक थी और ये जगह स्वर्ग से भी सुंदर लग रही थी। राजा जाग गए और अपने सपने के बारे में सोचने लगे। उनका मन इस अद्भुत महल में खो गया था और वो इसे सच में बनवाना चाहते थे। राजा ने इस बारे में अपने दरबारियों से बात की और उनका सपना सुनाया। दरबारियों ने राजा के सपने की प्रशंसा की और कहा, महाराज, ये तो सचमुच बहुत ही भव्य और अद्वितीय महल होगा। सभी दरबारी इस सपने के बारे में अधिक सोचने लगे और एक दूसरे से चर्चा करने लगे। एक दरबारी ने सुझाव दिया, महाराज, यदि आप इस महल को बनवाते हैं तो ये आपकी समृद्धि और शाही शान को बढ़ाएगा। राजा ने कहा, जो भी इस तरह का महल बनाएगा उसे मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा महल बनाना लगभग असंभव था। उन्होंने सोचा कि ये केवल एक सपना था, लेकिन राजा का आदेश था कि अगर कोई दरबारी इस महल को नहीं बना पाएगा
तो उसे कड़ी सज़ा दी जा सकती थी। इसलिए किसी ने भी राजा को ये बताने की हिम्मत नहीं की कि ये केवल एक सपना था। दरबारी मदद के लिए तेनालीराम के पास गए। वे सब जानते थे कि अगर राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया तो उन्हें न केवल दंड मिलेगा बल्कि उनकी जान भी जा सकती थी। तेनालीराम ने उनकी चिंता सुनी और कहा, चिंता न करें, मैं इसका समाधान खोज लूंगा। दरबारियों ने तेनालीराम से आश्वासन प्राप्त किया और फिर वहां से चले गए। अगले दिन जब राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे तो एक बूढ़ा व्यक्ति न्याय की गुहार लेकर दरबार में आया। वो अपनी आंखों में आंसू लिए राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ मेरे भले आदमी, तुम क्यों रो रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मेरी सारी जीवन भर की जमा पूंजी लूट ली गई है। मुझे न्याय दिलवा दीजिए महाराज। राजा ने उसकी परेशानी को समझते हुए पूछा, तुम्हारे साथ ये घिनौनी हरकत किसने की है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ी देर के लिए चुप रहने के बाद कहा, महाराज, मैं आपको उसका नाम बताऊंगा, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि उसका नाम सुनकर आप क्रोधित नहीं होंगे और मुझे सज़ा नहीं देंगे। राजा ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब बताओ, किसने तुम्हें लूटा है? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, ये आप ही हैं महाराज, आपने ही मुझे लूटा है। राजा ने गुस्से में आकर उसे डांटते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो बूढ़े आदमी? राजा को गुस्सा आ गया और वो उसे सजा देने वाला था, लेकिन अचानक उसे अपना वचन याद आ गया। राजा शांत हो गए और उसने बूढ़े आदमी से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? बूढ़े आदमी ने फिर कहा, महाराज, कल रात मुझे एक सपना आया। आप अपने 1000 सैनिकों के साथ मेरे घर आए और आपने मेरी सारी जमा पूंजी लूट ली। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत को आपने छीन लिया। राजा ने यह सुनकर भड़कते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो बूढ़े आदमी? ये तुम्हारा सपना है और सपने कभी सच नहीं होते। तुम अपने सपने को आधार बनाकर मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। बूढ़े आदमी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि आपका हवा में तैरता हुआ महल बनने का सपना सच हो सकता है तो मेरा सपना क्यों नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि आप जो सपना देख रहे हैं वो भी उसी तरह झूठा हो सकता है? बूढ़े आदमी के शब्द सुनकर राजा चौंक गया। उनका गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने सोचा कि इस आदमी की बात में कुछ तो गहरी बात है। फिर अचानक बूढ़े आदमी ने अपना भेष बदल लिया। वो कोई और नहीं बल्कि तेनालीराम ही था। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। दरबारी चौंक गए और उन्होंने तेनालीराम की तरकीब को सराहा। तेनालीराम ने राजा के सामने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, ऐसी आज़ादी लेने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको ये समझाने का यही एकमात्र तरीका था कि आपका सपना वास्तविकता से बहुत दूर था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी मूर्खता पर अफसोस किया और तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की सराहना की। राजा ने कहा, तेनालीराम, तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अब मैं समझ गया हूँ कि किसी भी चीज़ को सच में मानने से पहले हमें उसकी वास्तविकता पर विचार करना चाहिए। इस घटना के बाद राजा ने ये कसम खाई कि वो केवल अच्छे और समझदारी से भरे निर्णय लेंगे और भविष्य में किसी भी अजीबोगरीब बातों को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करेंगे। विजयनगर राज्य में एक साधारण व्यक्ति रम्या निवास करता था। रम्या शांत स्वभाव और सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति था, परंतु दुर्भाग्यवश नगर के लोग उसे अशुभ मानते थे। ये अफवाह वर्षों से इतनी फैल गई थी कि किसी भी व्यक्ति का दिन खराब होने पर लोग यही कहते थे कि उन्होंने रम्या का चेहरा देखा था, इसलिए उनका दिन खराब हो गया और उसे दोषी ठहराते थे। नगर में ये आम धारणा बन चुकी थी कि जो भी सुबह सुबह रम्या का चेहरा देखता
उसका पूरा दिन खराब ही बीतता था। लोग उसे देखते ही मुंह फेर लेते थे या अपना रास्ता बदल लेते थे और उसके घर के आसपास से गुजरना तक पसंद नहीं करते थे। रम्या को ये सब देखकर बहुत दुख होता था, पर वो जानता था कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। इसलिए वो चुपचाप ये बस सहता रहता था। अपने दुख और समाज की उपेक्षा से दुखी होकर भी वो किसी से कोई शिकायत नहीं करता था। वो बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मस्त रहता, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सामान्य जीवन जीता था। एक दिन विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को रम्या के बारे में ये अफवाह पता चली। दरबार में एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, क्या आपने सुना है? लोग कहते हैं कि अगर सुबह सुबह रम्या का चेहरा देख लिया जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है। ये सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें ये बात बहुत ही अजीब लगी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एक व्यक्ति का चेहरा देखकर किसी का दिन खराब कैसे हो सकता है। राजा ने सोचा कि इस मामले की तह तक जाना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया कि रम्या को दरबार में बुलाया जाए और अगले ही दिन सुबह सुबह जब रम्या दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसे बहुत ध्यान से देखा। उसे देखकर राजा ने सोचा, ये तो एक साधारण सा व्यक्ति है, इसमें तो ऐसा कुछ भी अशुभ नहीं प्रतीत होता। तो आखिर ऐसी क्या अशुभता हो सकती है जिसकी वजह से लोग इसे अशुभ मानते हैं? फिर भी राजा ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए रम्या को दरबार के कोने के कमरे में ठहराने का आदेश दिया और स्वयं एक दिन का अनुभव करने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह सुबह राजा कृष्णदेव राय ने रम्या को देखा और उसके बाद अपने कामों में लग गए। पहले तो सब कुछ सामान्य था, परंतु जब दोपहर के समय राजा भोजन करने के लिए बैठे और जब राजा का भोजन परोसा गया, वो खाने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी उनकी थाली में एक मक्खी आकर गिर गई। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दूसरे भोजन की व्यवस्था करने का आदेश दिया, परंतु तब तक राजा की भूख लगभग समाप्त हो चुकी थी। राजा के मन में तुरंत ये विचार आया कि हो न हो रम्या की अशुभता के कारण ही सब कुछ हुआ है। उन्होंने सोचा कि नगर के लोग यूं ही रम्या को अशुभ नहीं मानते। क्रोध में आकर राजा ने आदेश दिया कि रम्या को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए ताकि इसकी अशुभता से राज्य को मुक्ति मिल सके। राजा का आदेश सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी राजा के निर्णय से हैरान थे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे राजा का विरोध कर सके। रम्या को यह सुनकर धक्का लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी साधारण उपस्थिति के कारण उसे इतनी कठोर सजा दी जा रही है। उसकी पत्नी भी ये सुनकर बहुत दुखी हुई। वो रोती बिलखती हुई तेनालीराम के पास पहुंच गई। रम्या की पत्नी जब तेनालीराम के पास पहुंची तो उसने अपनी व्यथा सुनाई और अपने पति को बचाने की गुहार लगाई। तेनालीराम, जो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, रम्या की कहानी सुनकर थोड़ी देर के लिए विचार में पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पति को बचाने का प्रयास करूंगा। राजा को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। अगले दिन सुबह जैसे ही सिपाही रम्या को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, रास्ते में तेनालीराम वहां पहुंच गए। उन्होंने रम्या से कुछ कहा और उसके कान में एक योजना बताई। रम्या ने योजना को समझते हुए सहमति में सिर हिला दिया। तेनालीराम ने सिपाहियों से विनती की कि रम्या की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसे राजा कृष्णदेव राय को एक पत्र भेजने की अनुमति दी जाए। सिपाहियों ने तेनालीराम की बात मान ली। रम्या ने तेनालीराम के कहे अनुसार राजा को एक पत्र लिखा।
फिर एक सिपाही रम्या का वो पत्र लेके राजा के पास पहुंच गया। राजा कृष्णदेव राय ने जब पत्र पढ़ा तो उसमें ये लिखा था, महाराज, नगर के लोग कहते हैं कि मेरा चेहरा देखने से लोगों की भूख मर जाती है या उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। मैं तो केवल एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन कल सुबह आपने मुझे देखा और उसी दिन आपका भोजन भी बिगड़ गया। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा चेहरा देखना सचमुच अशुभ है। परंतु सोचिए कि जिस प्रकार आपने सुबह उठकर सबसे पहले मेरा चेहरा देखा था, वैसे ही मैंने भी सुबह उठकर सबसे पहले आपका चेहरा देखा था। मेरा चेहरा देखने से आपका भोजन खराब हो गया, परंतु सोचिए, मैंने जब आपका चेहरा देखा तो मुझे तो मृत्युदंड ही मिल गया। ऐसे में सबसे बड़ा अशुभ कौन है, मैं या स्वयं आप? पत्र पढ़कर राजा कृष्णदेव राय चौंक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, हमारे अंधविश्वास और बिना सोचे समझे लिए गए फैसले के कारण हमने एक निर्दोष व्यक्ति को मौत की सज़ा सुना दी थी। क्या एक व्यक्ति का चेहरा देखकर दिन अशुभ हो सकता है? नहीं, ये केवल हमारी सोच का भ्रम है। हमें अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहिए। इसके बाद राजा ने रम्या की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी और उसे सम्मान से दरबार में बुलाया गया। उन्होंने रम्या से माफ़ी मांगी और कहा, ये मेरी भूल थी। मैंने तुम्हें बिना किसी कारण दोषी ठहरा दिया और इतनी बड़ी सज़ा सुना दी। मुझे कृपया माफ़ करो। राजा ने पूरे नगर में ये ऐलान करवाया कि रम्या को कोई भी अशुभ नहीं मानेगा और इस प्रकार के अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने सभी को ये सिखाया कि किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसके भाग्य का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। राजा के आदेश के बाद नगर के लोग भी रम्या के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने लगे और उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। रम्या और उसकी पत्नी ने तेनालीराम का आभार व्यक्त किया। तेनालीराम की चतुराई और साहस से रम्या की जान बच गई और विजयनगर राज्य को एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। अंधविश्वास हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। किसी को उसकी बाहरी उपस्थिति के आधार पर दोषी ठहराना गलत है। हमें सच्चाई को समझकर अपने निर्णय लेने चाहिए। इस घटना के बाद विजयनगर राज्य में अंधविश्वास को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ी। लोग अब बिना सोचे समझे किसी पर दोषारोपण करने से पहले अपने निर्णय पर विचार लेने लगे। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इस कार्य के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया और तेनालीराम की बुद्धिमानी ने राज्य में फिर से न्याय और विवेक की स्थापना कर दी। राजा कृष्णदेव राय को घोड़े बहुत प्रिय थे और उनके राजमहल में एक बहुत ही शानदार अस्तबल था जिसमें दुनिया के सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े थे। वो न सिर्फ घोड़ों के सौंदर्य और शक्ति के प्रति अपनी मोहब्बत के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे उन घोड़ों को बहुत ध्यान से रखते थे और उनके रख रखाव के लिए महंगे खर्च भी करते थे। समय के साथ उनका अस्तबल समृद्ध हो गया था और राजा कृष्णदेव राय का नाम एक ऐसे शाही की तरह लिया जाने लगा जिनकी घोड़ों के प्रति दीवानगी किसी से छुपी नहीं थी। एक दिन एक अरबी व्यापारी अपने घोड़ों के साथ राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया। व्यापारी के पास कुछ विशेष घोड़े थे जो अपनी तेजी और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थे। व्यापारी ने राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, मैं आपके सामने कुछ बेहतरीन घोड़े पेश करने आया हूँ। ये घोड़े न केवल बेहतरीन नस्ल के हैं, बल्कि इनकी क्षमता और सुंदरता भी अविस्मरणीय है। राजा कृष्णदेव राय को उस व्यापारी के घोड़े बहुत पसंद आए। वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सभी घोड़ों को खरीदने का मन बना लिया।
व्यापारी की बातों ने राजा को इतना लुभाया कि उन्होंने बिना सोचे समझे व्यापारी को 5,000 सोने के सिक्के दिए और उससे वादा लिया कि वो अपने सारे घोड़े राजा को बेच देगा। व्यापारी ने भी राजा से वादा किया कि वो अगले 2 दिनों में अपने सारे घोड़े लेकर राजा के पास वापस आएगा और ये कहकर वो राजमहल को छोड़कर चला गया। राजा कृष्णदेव राय बहुत ही खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी पसंद के घोड़े मिलने वाले थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए व्यापारी वापस नहीं आया। पहले 2 दिन बीते, फिर 1 सप्ताह और फिर 2 सप्ताह। राजा कृष्णदेव राय का धैर्य टूटने लगा। वे सोचने लगे, क्या व्यापारी ने मुझे ठग लिया है? दिन प्रतिदिन उनकी चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार वो एक दिन शाम को बगीचे में टहल रहे थे कि वहां उन्हें तेनालीराम बैठे हुए दिखे। तेनालीराम बगीचे में एक कागज पर कुछ लिख रहे थे। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को देखा और पूछा, तेनालीराम, तुम ये क्या लिख रहे हो? तेनालीराम ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने फिर से पूछा, तेनालीराम बताओ तुम क्या लिख रहे हो? तेनालीराम राजा की ओर मुड़े और कहा, महाराज, मैं विजयनगर के सबसे बड़े मूर्खों के नाम लिख रहा हूँ। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कागज लिया और देखा कि सबसे ऊपर राजा का ही नाम लिखा हुआ था। राजा ने ये देखकर गुस्से से तेनालीराम की ओर देखा और पूछा, तेनालीराम, ये क्या मजाक है? तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों लिख रहे हो? तेनालीराम ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, कोई भी व्यक्ति अगर किसी अजनबी को बिना जाने पहचाने 5,000 सोने के सिक्के देता है तो वो मूर्ख नहीं है तो और क्या हो सकता है? राजा कृष्णदेव राय को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने तेनालीराम की बात को अनसुना करते हुए कहा, लेकिन तेनालीराम, क्या होगा अगर वो घोड़ों का व्यापारी सचमुच घोड़ों के साथ वापस लौट आए? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, यदि वो व्यापारी घोड़ों के साथ लौट आएगा तो मैं आपका नाम हटाकर उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की बातों से चुप हो गए और वहां से चले गए। वो सोचने लगे कि तेनालीराम ने जो कहा वो कहीं ना कहीं तो सही था। उन्होंने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी रकम उस व्यापारी को दे दी थी जो अब तक वापस नहीं आया था। इस पर राजा कृष्णदेव राय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तय किया कि अब उन्हें व्यापारी की वापसी का इंतज़ार करना होगा, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी सोचा कि अगर व्यापारी ने फिर से धोखा दिया तो उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ दिन और बीते, लेकिन व्यापारी का कोई अता पता नहीं चला। राजा कृष्णदेव राय की चिंता बढ़ गई। वे रोज बगीचे में तेनालीराम से मिलते और उनसे व्यापारी के बारे में नए विचारों पर चर्चा करते। तेनालीराम हमेशा उनके प्रश्नों का मज़ेदार और बुद्धिमानी से उत्तर देते रहते। फिर एक दिन 2 महीने बाद व्यापारी सचमुच घोड़ों के साथ वापस आ गया। उसके साथ लाए गए घोड़े वाकई शानदार थे। राजा कृष्णदेव राय खुश हो गए, लेकिन वो तेनालीराम की बातें भूले नहीं। उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम 2 महीने से कहाँ थे? मैंने तुम्हारे लिए 5,000 सोने के सिक्के दिए थे, फिर तुम वापस क्यों नहीं आए? व्यापारी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मुझे रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुझे घोड़ों के लिए बेहतर घास और देखभाल की ज़रूरत थी, जो मुझे समय से नहीं मिल पाई और इसी कारण मुझे देर हो गई। राजा कृष्णदेव राय ने व्यापारी को माफ़ कर दिया, लेकिन उन्होंने तेनालीराम से ये वादा भी किया कि वे कभी भी किसी अजनबी पर इस तरह विश्वास नहीं करेंगे। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप केवल घोड़े ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी का भी अच्छे से ख्याल रखें। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बात मानी और इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख ली। समझदारी और सतर्कता के बिना किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर कहानियाँ पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
आप आगे किस प्रकार की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।